नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार जिसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो शब्द क्या है? शब्दों का निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से हुआ है। ध्वनियों का जब सार्थक मेल होता है तो शब्द का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग 3 शब्दों को देखेंगे, जैसे तितली, मैना, तोता। तो तितली शब्द जो है सो देखिए कि इसमें कौन कौन वर्ण से जुड़ के बन रहे हैं तितली शब्द। तो त, ई, क्या हो गया? ती। त और अ यहाँ त हो गया, और ल अब बड़ी ई क्या हो गया? ली। इसको क्या कहते हैं? दीर्घई कहते हैं। तो ये क्या हो गया? दीर्घई, तितली शब्द। मैना, मैना है। उसी तरह तोता है, त, ओ, त, आ। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है कहने का तात्पर्य है, जो शब्द है तोता वह इन वर्णों के मेल से बना है। अब है वर्णों का मेल कैसा मेल होना चाहिए? तो सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक मेल कहने का अर्थ है कि उसका एक अर्थ होना चाहिए, किसी अर्थ की ओर वो अंकित करना चाहिए, किसी अर्थ को बताए। ठीक है। तो शब्दों का निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से हुआ है तथा तीनों शब्दों में ध्वनियों को मिलाकर एक विशेष अर्थ को बताता है। अगर क्या है कि वो अर्थ नहीं बताता है, जैसे तितली शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ली लिख देंगे, ली त ती। तो ली त ती जो ये है, ई भी बना तो कहेंगे क्या ये शब्द बना? नहीं, यह शब्द नहीं बना, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो शब्द में एक बात है कि केवल वर्णों का मेल नहीं होना है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका एक क्या हो? अर्थ हो, किसी अर्थ की ओर वो इंगित करता हो, तभी क्या होगा? शब्द का निर्माण होगा। तब क्या होगा? शब्द का निर्माण होगा। तो अतः सार्थक वर्ण मेल, वर्ण का कैसा मेल? सार्थक मेल। सार्थक वर्ण मेल ही शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यही इसमें बात को ध्यान रखना है कि शब्द का निर्माण तब होगा जब वर्णों का जो मेल हो उस क्या हो? एक अर्थ को इंगित करता हो, एक अर्थ को बतलाता है, तभी क्या होगा? शब्दों का क्या होगा? निर्माण होगा। अब है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का जो वर्गीकरण जो हुआ है वो कैसे हुआ है? तो शब्दों का है कि शब्दों का कैसे भेद हम बताएंगे, शब्दों का कैसे वर्गीकरण करेंगे। तो शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 आधार पे हुआ है। कितने आधार पे हुआ है? 3 आधार पे। वो 3 आधार कौन कौन है? पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है बनावट के आधार पे, और तीसरा है प्रयोग के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, उत्पत्ति मतलब क्या होता है? कौन चीज कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से वह आया वो शब्द, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी को शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे हम लोग करते हैं। बनावट मतलब कैसे वो बना, ठीक है, उसका बनावट है। और प्रयोग जो है सो उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से शब्दों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है बनावट के आधार पे, और तीसरा है प्रयोग के आधार पे। तो पहला को हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा गया है कि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो शब्द कहाँ से आया है, वो शब्द कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से वह उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है, इसमें शब्दों के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जिसमें पहला शब्द होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशी शब्द। चौथा होता है विदेशी शब्द। फिर से इसको देख लीजिए 4 भाग को। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशी शब्द। अब देखिए कि क्या होता है तत्सम शब्द। तो हम लोग तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। तो तत्सम शब्द क्या है? वैसे संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं। संस्कृत के वैसे शब्द
जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तथा इसी में इन शब्दों में बिना किसी परिवर्तन को व्यवहार में लाया जाता है। तत्सम शब्दों को बिना किसी परिवर्तन का, संस्कृत का जैसा शब्द है हूबहू वही शब्द हिंदी साहित्य में भी प्रयोग में आता है, तो उस शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे स्वर्ण, मयूर, हस्त, दधि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। आम्र, कर्ण, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। अग्नि, गृह, पक्षी, चंद्र, सूर्य, ये सब शब्द जो है सो क्या है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वैसे मूल शब्द है जो हूबहू हिंदी साहित्य में प्रयोग में आता है। इसमें कोई बिना परिवर्तन के हिंदी साहित्य में प्रयोग में आते हैं, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा हो गया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द को कैसे शब्द हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन रूप के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग में किए जाते हैं, वैसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सोना, स्वर्ण का ही मतलब क्या होता है, सोना। मयूर, मयूर का मतलब मोर। हस्त मतलब हाथ। दधि मतलब दही। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द तो संस्कृत के हैं लेकिन उसका क्या है, अर्थ के साथ, उसमें परिवर्तन के साथ प्रयोग में आ रहा है। जो सोना हो गया, मोर हो गया, हाथ हो गया, दधी हो गया, कान हो गया, आम हो गया, उसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा आम्र, हिंदी हो जाएगा। सर्प, सर्प अगर हूबहू हम लोग यूज कर रहे हैं सर्प, तो सर्प हो गया, वो कैसा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। लेकिन हम लोग साप जब बोलेंगे तो वो कैसा शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो प्रथम जब हम लोग बोलेंगे तो प्रथम जो हो गया वो तत्सम शब्द हो गया। अब पहला जब बोलेंगे तो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसी तरह से सूर्य जब हम लोग बोलेंगे तो सूर्य तत्सम शब्द हो गया, और सूरज जब बोलेंगे तो वो तद्भव शब्द हो गया। इस तरह से क्या हुआ, संस्कृत के ही शब्द हैं लेकिन एक में क्या हुआ, बिना परिवर्तन के मूल रूप में प्रयोग हो रहा है, वह तत्सम शब्द है। अब परिवर्तन के साथ जो उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। यही तत्सम और तद्भव शब्द है। इसको और हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद होता है देशज शब्द। देशज शब्द, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं स्थानीय बोलियों में, जो स्थानीय बोली है भारत में, जो स्थानीय बोली जो बोली जाती है, स्थानीय बोलियों में मानक हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। स्थानीय बोली से ग्रहण किए गए मानक शब्द को जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पगड़ी, जूता, लोटा, खिचड़ी, पापड़, पैसा, पटाखा, कपास आदि, ये शब्द जो हैं सो देसी बोली से लिया गया शब्द है। एक और है पगहा। पगहा जो है सो रस्सी जो है जो जानवर को बांधने के लिए यूज किया जाता है, उसको पगहा कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं जो देसी बोली से लिया गया है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अगला उससे आगे है आपका विदेशज शब्द। यहाँ जो शब्द विभिन्न भाषाओं से अलग अलग भाषाओं से, जैसे फारसी से हो गया, अरबी से हो गया, पुर्तगाली से हो गया, अंग्रेजी से हो गया, मतलब दूसरे भाषाओं से, अन्य दूसरे भाषा, संस्कृत छोड़कर, संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत से तो जो शब्द आया हूबहू तत्सम हो गया, अर्थ परिवर्तन के साथ हो गया तो तद्भव हो गया। देसी भाषाओं से जो शब्द आया, देसी बोलचाल की भाषाओं से देशज हो गया। अब विदेशी शब्द वैसे शब्द होंगे जो ऐसे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार, इंजन, ये शब्द जो हैं ये क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं, तो विदेशी शब्द। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ें, अब तक हम लोग यहीं पढ़े शब्द विचार जो हम लोग का चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ें कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाना, उसका एक अर्थ होना चाहिए। शब्द का एक क्या है, अर्थ होना चाहिए। जैसे एक शब्द है तितली, तो क्या बता रहा है, कीट के बारे में बता रहा है, लेकिन वही शब्द का हम परिवर्तन कर दिए। यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक हो गया। तो यह शब्द
नहीं है, यह शब्द नहीं है। अब यह शब्द है तो और क्या है, जैसे तितली हो गया, तो तितली क्या है, इन सब वर्णों के मिलने से बना है। मैना है जो इन सब शब्दों, तोता है, इस तरह से। तो सार्थक वर्ण मेल ही क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ें तो शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण 4 भाग में किया गया है, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़े थे। इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो कुछ यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या थे वो सब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो कुछ शब्द हैं जैसे आपका कर्ण, तो कर्ण क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। संस्कृत का वैसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मूल रूप से वही संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है, तत्सम शब्द। इसमें क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण, और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, कान। कान क्या हो गया, उसी का, वही शब्द का, संस्कृत के ही शब्द का परिवर्तित अर्थ के साथ प्रयोग में लिया जाता है हिंदी साहित्य में। उस शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो आम्र, आम्र क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और आम जो हो गया वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। उसी तरह हो गया कार्य, कार्य क्या हो गया, तत्सम शब्द, और काम जो हो गया सो क्या हो गया, तद्भव शब्द। सर्प, सर्प क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और शाप जो हो गया वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। दधि जो हो गया सो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और उसी का जो अर्थ हो गया दही, वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। घृत, तत्सम शब्द, और उसका अर्थ घी, क्या हो गया, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। अग्नि जो है सो क्या है, संस्कृत का मूल रूप का शब्द है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहते हैं। इसी का परिवर्तित रूप है आग, जो क्या हो गया, तद्भव शब्द। प्रथम, प्रथम का परिवर्तित रूप क्या हो गया, पहला। उसी तरह रात्रि, रात्रि का परिवर्तित रूप रात। निद्रा, तो निद्रा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और उसका परिवर्तित रूप क्या हो गया, नींद, ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। दंत, दंत हो गया अपना तत्सम शब्द, और ये क्या हो गया, दांत क्या हो गया, उसी का परिवर्तित रूप हो गया। स्वर्ण, स्वर्ण जो हो गया वो तत्सम शब्द हो गया, और उसी का परिवर्तित रूप हो गया सोना, जो क्या हो गया, तद्भव शब्द। गृह, गृह क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और उसी का परिवर्तित रूप घर हो गया, जो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। पक्षी क्या हो गया, आपको तत्सम शब्द हो गया, पंछी जो हो गया वो क्या हो गया, वो तद्भव शब्द हो गया। चंद्र, चंद्र और इसका परिवर्तित रूप हो गया चांद, जो क्या हो गया, तद्भव शब्द। सूर्य कैसा शब्द हो गया, तो ये मूल शब्द हो गया जो तत्सम शब्द है, और इसका परिवर्तित रूप है सूरज, जो कैसा हो गया, तद्भव शब्द। तो यही क्या हो गया, तत्सम और तद्भव कुछ शब्द हो गए तो जो यूज होते हैं। तो आप बच्चों से आग्रह है कि आप 50 ऐसे शब्दों का सूची बना लें, जो आप शब्द, ऐसे शब्द आपको लिखना है जो आप नहीं जानते हैं, तो 50 ऐसे शब्दों का सूची बना ले। उससे क्या होगा, आपका शब्द भंडार, वोकैबुलरी आपका क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा, और उसमें आप जानेंगे भी कि तत्सम में शब्द को क्या कहते हैं और तद्भव में क्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं विदेशी भाषाओं के बारे में। हम लोग जाने थे कि विदेशी भाषाएं, विदेशी शब्द क्या थे, कि जो क्या था कि जो बाहरी भाषाओं से लिए गए थे, अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द थे, उनको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो कौन कौन भाषा से किन किन शब्द है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें क्या है कि जैसे अंग्रेजी भाषा से जो लिए गए शब्द है, तो अंग्रेजी से जो शब्द हम लोग, शब्द तो अंग्रेजी के ही हैं, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो मूल रूप से शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, अंग्रेजी भाषा से हुआ है, लेकिन हम लोग हिंदी में उसको प्रयोग में लाते हैं। तो अंग्रेजी से जो शब्द जो आए हिंदी में, वो कौन कौन शब्द है, मान लीजिए कि पुलिस है, डॉक्टर है, डॉक्टर, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस, कोर्ट, बैग, ऑफिस, कॉलेज, इंजन, पोस्ट, ये सब जो शब्द है सो क्या है,
अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है फारसी शब्द, जो फारसी से हिंदी में प्रयोग में जो शब्द आए हैं वो कौन कौन शब्द हैं? तो आपका है जमीन, गवाह, चीज, उम्मीद, कागज, दरवाजा, आसमान। तो ये सब जो शब्द है वो क्या है? फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग, फारसी के शब्द हैं लेकिन हम इस लोग को हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो क्या क्या फारसी के शब्द हुए? फिर से जमीन, गवाह, चीज, उम्मीद, कागज, दरवाजा, आसमान। इसी तरह से अरबी से कुछ शब्द आए हैं हिंदी में, जो क्या क्या है? नगद, वकील, कत्ल, इलाज, खत्म, साफ, फकीर। ये जो शब्द हैं वो अरबी भाषा से आए हुए हैं और हिंदी में प्रयोग में आते हैं। तो कौन कौन हो गए? नगद, वकील, कत्ल, इलाज, खत्म, साफ और फकीर। उसी तरह से कुछ पुर्तगाली भाषा से भी आए हैं। भारत में आप लोग को पता नहीं, सबसे पहले जो आने वाले थे वो पुर्तगाली ही थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के आने का मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। और किस देश के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो जब पुर्तगाली लोग आए तो दोनों की सभ्यता मिली, तो कुछ हम लोग पुर्तगाली शब्द का भी प्रयोग करने लगे, जिसमें पुर्तगाली शब्द कौन कौन है? बाल्टी, साबुन, अचार, गोदाम, चाबी, आलू, पपीता। ये सब जो शब्द है वो क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में यूज किए जाते हैं। फिर से एक बार पुर्तगाली शब्द को, बाल्टी, साबुन, अचार, गोदाम, चाबी, आलू और पपीता, ये सब पुर्तगाली शब्द है। अंत में बचे तुर्की शब्द। तुर्क के लोग भी आए थे। तो जब तुर्की लोग आए तो तुर्की शब्द भी हिंदी में आ गया। क्या क्या? बेगम। बेगम मतलब जो रानियों को कहते थे बेगम कहते थे, ठीक है? बेगम। बारूद, कुली, चाकू, कालीन, कैंची, चम्मच। ये जो शब्द हैं से तुर्की शब्द हैं। तुर्की शब्द हैं जो तुर्क आक्रमण भारत पे जब हुआ था, तुर्की लोग जब आए तो और आके यहाँ पे बसे, तो यहाँ के सभ्यता और वहाँ के शब्द क्या हो गया? आपस में घुल मिल गए। तो हिंदी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसका उत्पत्ति जो है, सो इसका जो शब्द जो आया जहाँ से, वो तुर्की शब्द से आया। कौन कौन है? बेगम, बारूद, कुल्ली, चाकू, कालीन, कैंची और चम्मच। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण क्या हुआ? समाप्त हुआ। और अब हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। तो बनावट के आधार पे शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन भागों में किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो पहला हम लोग जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर उनका हम टुकड़ा कर देते हैं तो कोई उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द है? ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और अगर इसके टुकड़े करेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे में मुंह, रात, घर, बाल्टी, ये सब क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। ऐसे शब्द जैसे मुंह है, इसका अगर टुकड़ा हम लोग कर देंगे, इसको टुकड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। रात है, इसका यहाँ से टुकड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा? कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। घर हो गया, इसको कर दिए घ और तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। बाल्टी हो गया तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और उसके टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण इनके हैं मुंह, रात, घर और बाल्टी। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं, दो शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बनेगा, दो शब्दों के योग से बनेगा, तो दो शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं।
तो यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। अगर जो दो शब्द को अलग भी कर दें तो उसका क्या होगा, अर्थ सार्थक अर्थ मिलेगा, वे खंड का सार्थक अर्थ मिलेगा। तो उस शब्द को क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर, तो इसका अगर हम टुकड़ा कर दिए, यहाँ से ऐसे टुकड़ा कर दिए, रसोई और घर, तो घर भी क्या होगा, इसका अर्थ हो गया, और रसोई का भी क्या हो गया, अर्थ हो गया, जहाँ पे भोजन पकता है। तो रसोई घर मतलब रसोई का घर मतलब खाना बनाने, जिसको हम लोग किचन कहते हैं, खाना बनाने वाले घर को क्या कहते हैं, रसोई घर। रसोई मतलब खाना, और घर मतलब जहां वो बनता है, तो खाना बनाने वाला घर क्या हो गया, रसोई घर। उसी तरह अगला शब्द है पुस्तकालय। इसका क्या अर्थ हो गया, पुस्तक प्लस आलय। आप जानते हैं ये जो है सो आ का मात्रा है, तो यहाँ पे जुड़ गया, तो पुस्तकालय हो गया, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक मतलब किताब, और आलय मतलब घर, ठीक है। तो ऐसा घर जिसमें क्या हो, किताब हो, पुस्तक हो, उसको क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं, पुस्तकालय, और इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। तो यौगिक शब्द वे शब्द हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं। दो शब्दों के योग से एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों का अगर खंड कर दिया जाए तो प्रत्येक खंड का एक सार्थक अर्थ होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है आपका, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। जो शब्द योग रूढ़ में क्या है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी भी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए गजानन। गजानन मतलब क्या होता है, गज, देखिए दो शब्दों में मिला है, गज और आनन। गज और आनन मतलब क्या हो गया, हाथी के मुख वाला, हाथी के मुख वाला। गजानन मतलब जिसका मुख कैसा हो, हाथी, गज मतलब हाथी, हाथी जैसा हो। तो किसको वो इंगित कर रहा है, वो इंगित कर रहा है गणेश को। तो जो गणेश जो देवता हैं, भगवान शिव के जो पुत्र हैं गणेश, उनका मुख कैसा है, हाथी का है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गजानन कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ। दो शब्द बन से बना है, नील और कंठ, मतलब नीला है कंठ जिसका, मतलब नीला कंठ वाला, नीला है कंठ जिसका। तो वो कौन हो गए, वो भगवान शिव हो गए। भगवान शिव का कंठ कैसा है, नीला है। क्यों नीला हो गया था, तो विष पान कर लिए थे भगवान शंकर, शिव। तो नीला है कंठ जिसका, वो कौन हो गए, शिव हो गए। तो उनको क्या कहते हैं, नीलकंठ। क्या कहते हैं, नीलकंठ। तो ये जो शब्द हो गया, ये योग रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ शब्द क्या हो गया, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, एक अलग ही अर्थ होता है, वैसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द के। जैसे गजानन, गजानन का विशिष्ट अर्थ क्या हो गया, गणेश। नीलकंठ, इसका दो शब्द से मिलकर बना नील और कंठ, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, शिव हो गया। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन रूप में होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द जो दो शब्दों को योग से बनता है और प्रत्येक खंड का एक सार्थक अर्थ होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो भाग में किया जाता है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो भाग में किया जाता है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द कहा जाता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल
आदि के कारण परिवर्तन आता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन से शब्द हैं? तो जिन शब्दों में किन किन चीजों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, यहीं पे लड़का के जगह पर लिंग परिवर्तन हो गया, लड़की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे क्या हो गया? पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए यही शब्द क्या हो गया? शब्द में परिवर्तन हो गया। शब्द में परिवर्तन हो गया। शब्द अभी कौन से शब्द में परिवर्तन हुआ? तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो क्रिया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया यहाँ। और संज्ञा में भी साथ साथ परिवर्तन हुआ। यहाँ लड़का था, यहाँ क्या हो गया? लड़की हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? लड़की हो गया। तो लिंग के आधार पे क्या हुआ? परिवर्तन हो गया शब्दों में। तो लड़का पढ़ता है, वही लड़की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ते हैं। और वही उसके जगह पे हो जाएगा वे लोग। वे लोग क्या हैं? वो लोग पढ़ते हैं। पढ़ता ती ते, तो क्या हो जाएगा? वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह पे विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन। वह खेलता है, वह क्या है? खेलता है। अब देखिए वह जो है सो वचन को बता रहा है, वह जो है सो क्या हो गया? एक वचन हो गया। और वे हो गया तो वे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। वे क्या हो गए? तो बहुवचन हो गया। तो वह खेलता है, लेकिन जब हो जाकर वे खेलते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या हो गया? शब्द में परिवर्तन हो गया। यहाँ भी शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यही तो विकारी शब्द है जो प्रयोग के आधार पर हम लोग शब्दों का वर्गीकरण किए हैं। इसमें हो गया विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या हुआ कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, जिनको कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द के कितने भेद हुए? विकारी शब्द के चार भेद हुए। विकारी शब्द के कितने भेद हुए? विकारी शब्द के चार भेद हुए। चार भेद कौन कौन हुए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिए कुछ शब्द से हम लोग देखेंगे कि जैसे संज्ञा में ही एक शब्द है, जैसे बच्चा। तो बच्चा हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों हो गए, अब बच्ची हो गई। जो लिंग परिवर्तन हो गया। स्त्रीलिंग के लिए बच्चा का तो क्या कहेंगे? बच्ची। बच्ची में भी अगर बहुवचन यूज करने क्या कह देंगे? बच्चियां। ठीक है। इसी तरह सर्वनाम है, तो सर्वनाम में जो क्या होगा? वह, उसे, उन्हें, हमें। तो इस तरह से क्या है? शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। विशेषण जैसे अच्छा, वह राम अच्छा लड़का है। और कहेगा कि सीता अच्छी लड़की है। तो देखिए अच्छा हो गया, अच्छा से परिवर्तन किस में हुआ? अच्छी में। वे लोग अच्छे लोग हैं। तो अब यही जब बहुवचन में चला जाएगा तो क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छी, अच्छे। इस तरह से विशेषण में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्रिया, क्रिया जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। और जो सहायक क्रिया है उसमें भी परिवर्तन, जैसे था कि वह पढ़ा था, वह पढ़ा था। और वही हो जाएगा कि सीता पढ़ी थी। सीता पढ़ा था नहीं होगा, तो सीता पढ़ी थी। देखिए तो इसलिए इसमें परिवर्तन था, थी, थे। यहाँ भी इसमें परिवर्तन हो रहा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इस तरह से क्रिया में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही बात को यहाँ बोल रहा है विकारी शब्द में, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। अब इसके चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन हुए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इस तरह से देखें कि कैसे शब्दों में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा में आपको बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्ची हो गई। सर्वनाम में क्या होगा? वह हो गया, उसे हो गया, उन्हें हो गया, हमें हो गया। इस तरह से विशेषण में हो गया अच्छा, अच्छी, अच्छे। और क्रिया में होगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, था, थी, थे। मान लीजिए कैसे? वह पढ़ा था, सीता पढ़ी थी, वे लोग पढ़े थे। तो इस तरह से क्या हुआ? विकारी शब्द हो गया। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द थे कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर परिवर्तन आता था उसे विकारी शब्द कहते थे।
अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण पर परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन नहीं आता है, नहीं आता है, परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, यही अंतर है। अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि कारण परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, अब घोड़े तेज दौड़े, तो दोनों में तेज क्या है? तेज ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, आओ अंदर आ जाओ, लोग अंदर बैठे हैं। तो देखिए ये दोनों वाक्यों में जो शब्द यूज हो रहा है अंदर, ये क्या है? सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो ऐसे शब्द इसमें जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आज जैसे पहले आपको बताए थे कि अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, इसीलिए आप कहीं पे अव्यय लिखा रहेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को लिखा रहेगा क्रिया विशेषण, इसको लिखा रहेगा संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यही 4 शब्द है और इनके बारे में देखेंगे कहाँ कौन कौन शब्द हैं ये चारों में। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो और आप हम लोग पहले इसमें देख ही दिए कि शब्द का इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जो इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं। तो विकारी शब्द, अविकारी, तो विकारी में 4 हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में 4 हो गए, कौन कौन? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल 8 है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वही आपको यहाँ पे 4 जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखेंगे यहाँ एक्चुअली हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं, तो शब्द में देखेंगे वो तो हम लोग फिर इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ही, लेकिन शब्द में देखिए कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कौन कौन शब्द हैं? अभी, अचानक, धीरे धीरे, शीघ्र, जल्दी जल्दी, ये सब जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के तौर पे क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या होता है कि यह संज्ञा तथा दूसरे शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे के सामने, जैसे क्या हो जाएगा कि राम के घर के सामने मोहन का घर है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि राम के घर के सामने मोहन का घर है, तो बता रहा है कि मोहन का घर कहाँ है? तो राम के घर के सामने है। तो आप जैसे राम के घर कोई चल जाएगा तो मोहन के घर भी चल जाएगा, उसी के सामने है। के सामने, के ऊपर, के ऊपर, जैसे पुस्तक मेज के ऊपर रखा हुआ है, तो पुस्तक कहाँ रखा हुआ है? मेज के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, के नीचे, के नीचे, तो पंखा छत के नीचे लगा हुआ है। के पास, के पास, मेरे विद्यालय के पास एक अस्पताल है। तो पता क्या चल रहा है कि जहां पे विद्यालय है उसी के पास क्या है? एक अस्पताल है। इसी तरह से क्या है? संबंध को स्थापित कर रहा है। तो संबंध बोधक में क्या हो? के सामने, के ऊपर, के नीचे, के पास। समुच्चय बोधक का व्यय क्या है? तो ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को। इसमें क्या क्या हो गए? और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि आदि, ये सब शब्द जो है, जैसे राम और श्याम गेंद खेल रहे हैं, तथा, लेकिन, इसलिए, वह बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। ये सब जो शब्द है इसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंजंक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन है? अरे, देखिए जहां भी विस्मयादि बोधक आपको सबसे है, वहां पे जो ए साइन रहेगा इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन ऐसे खींच के
और उसके नीचे एक बिंदु ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ इंटरजेक्शन जिसको कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये क्या हो गया, अरे वाह, शाबाश, छी, ठीक है, ओह, ये सब जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाले शब्द है, जो हमारे क्या करते हैं, मन के भाव को तथा जो हमारा जो सडन फीलिंग जो आता है किसी चीज को देख के, तुरंत जो मन को देखते हैं, जैसे गंदगी हम लोग कहते हैं, कहते हैं छी, अरे राम बहुत गंदा है। तो कोई अच्छा काम कहते हैं तो हम लोग कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा किया। या कोई हम लोग को अच्छा लगता है, कहते हैं वाह, खाना बहुत अच्छा बना है। तो ये सब जो है, तो किसी को बुलाना तो कहते हैं अरे इधर आओ, तो ये जो है अरे वाह, शाबाश, छी, वो जो है सो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसी के साथ जो शब्द हुआ वो क्या हो गया, समाप्त हुआ। और हम लोग फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि जो त्रिनेत्रा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, तो आज का सुविचार है कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफानों के हाथों से किश्ती निकल सकती है, निराश न हो, रास्ते न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। और कहा गया है कि यूं निराश होकर न फेंको आंगन से पौधे, आज धूप खिली है तो कल बरसात भी यही होगी, आज धूप खिली है तो कल बरसात भी यही होगी। तो हमें क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है और अपने काम को हार्ड वर्क के साथ करते रहना है। और यही आज का शुभ विचार है। नमस्कार।